अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास इसलिए है कि सिंध में जिस तरह की करप्शन लूट मार है, उसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने दौर में आके कुछ ख़ात्मा किया था। लेकिन अब दोबारा से यानी कि अपने बाप का माल समझ कर लूटने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से उन प्रोग्रामों को या उन लोगों को नवाजने की कोशिश की जा रही है जिनको जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मशकूक करार देकर उनको फहरिस्त से निकाल दिया था। जी हाँ, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2008 में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था ये प्रोग्राम, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो कि मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोग थे, फैमिलीज़ थी, ख़ानदान थी या औरतें थीं, उनको ये पाकिस्तान भर में जो है वो पैसे देने के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन उसके बाद फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की और 2019 में ये मामला सामने आया था कि 8 लाख से ज़ायद, 800 नहीं, 8000 नहीं, बल्कि 8 लाख से ज़ायद ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ नवाजने के लिए जो है वो इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। और उनको असल जिन ज़रूरतमंद लोगों को पैसा जाना था वो उनको जाने के बजाय उन अपने मनपसंद और जो उनके मंजूर नज़र लोग थे उनको पैसा जा रहा था। बेशुमार सरकारी मुलाजमीन, बेशुमार सहाफ़ी और कई ऐसे लोग शामिल थे जिनका हक भी नहीं बनता था, उनको भी जो है इस प्रोग्राम के तहत पैसे जारी किए जा रहे थे। लेकिन स्क्रूटनी हुई, छानबीन हुई और उसकी सारी तफसीलात रखता हूँ। इससे पहले प्रोग्राम क्या था और एक्चुअल फिगर क्या था और उसके बाद फिर अब क्या प्रोग्राम होने जा रहा है वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ मज़ीद दादुशुमार और मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखनी जानी है। ख़ासतौर पर सिंध में ये चीज़ ऐसी है कि हर आदमी करप्शन इस तरह करता है कि जैसे उसका हक हो, और वो ये समझते हैं कि जैसे वो पैदा ही करप्शन करने के लिए हुए हैं। यानी कि आप कुछ भी बोलें लेकिन उनको आपने हर लिहाज से पैसा देना है तो आपने काम करवाना है। किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएँ, किसी भी अदालतों में चले जाएँ, किसी भी फोरम पर चले जाएँ, सबसे पहले आपसे डिमांड की जाएगी कि आप पैसा दो, उसके बाद काम होगा। आपका जायज़ काम अगर जायज़ तरीके से भी करवाना चाहेंगे तो सालों लग जाएंगे। नाजायज़ काम अगर आप पैसे देंगे तो फौरी तौर पर हो जाएगा, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे हों, KMC, DMC या इस तरह तकरीबन 56 से ज़ायद महकमे हैं जिनके अंदर ये मामूल बन चुका है। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर या एक मीडिया पर नशर हुई जिसमें तामीरात के सिलसिले में महमूदाबाद के इलाके में एक शख्स ने जो है वो घर बना रहा था तो पुलिस वाले पहुंच गए। और यहाँ पर ये आम है कराची में ख़ास तौर पर कि आप जब घर बनाने लगते हैं, घर के आगे आपकी रेती, बजरी, सीमेंट देख ली पुलिस वालों ने या ब्लॉक देख लिए, तो पूरा दिन 2-3 टीमें चक्कर लगाती रहेंगी और आपको कहेंगी कि हमारा हिस्सा दो या मिठाई के पैसे दो या चाय के पैसे दो। तो वहाँ महमूदाबाद के इलाके में पुलिस वाले पहुँचे और उन्होंने जाके पैसे लिए। वीडियो मंजर आम पर आई, उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में जब उनको पेश किया गया तो वहाँ पर उनके वकील ने जज से पता क्या कहा कि जज साहब, आपके अमला भी करप्शन करता है, पैसे लेता है और आपके लोग भी अदालतों में भी होता है। अगर पुलिस वाले बेचारों ने अगर 1500 ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जज साहब ने मुस्कुराते हुए उनको ज़मानत दे दी, ज़मानत पर रिहा कर दिया। वो मुअत्तल हैं, लहरें कुछ अरसे बाद बहाल भी हो जाएंगे, कोई बड़ा वो मामला नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया पे, जब मीडिया पे जो चीज़ें आ जाती हैं तो तब तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होती हैं। अदरवाइज़ इस तरह रोज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को लूटा जा रहा है और जो जायज़ बेचारे काम करना चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इस तरह मेहड़ में, दादू में आपने देखा, वहाँ पर भी दिन दिहाड़े घरों में आग लगी, 9 बच्चे, 9 अफराद जल कर खाकसार हो गए, 150 से ज़ायद मवेशी जल गए और वहाँ DC को 3-4 दिन के बाद मुअत्तल किया गया। क्या फ़र्क पड़ा? यानी कि वो जहाँ मशीनरी एक्टिव होनी चाहिए थी वहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, ना वहाँ कोई सेहत का अमला है। 9-10 घंटे तक, यानी कि पूरा जब गांव जलकर खाकसार हो गया उसके बाद टीमें कुछ पहुँची और उसके बाद फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि जो इमदादी यहाँ राशन दिया गया था वो भी पुलिस वाले लूट के जा रहे थे और मीडिया पर वो चीज़ें सामने आई। उसके बाद फिर उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की लूट मार है। लूट मार हो ही क्यों नहीं। जब आपके ऊपर जो वज़ीर मुसल्लत किए जाएंगे, आपके ऊपर वज़ीर आला इस तरह के मुसल्लत किए जाएंगे, जब वो हर तरह की करप्शन में मुलव्वस होंगे, वो ना सिर्फ खुद अपनी जेबें भरेंगे, अपने ख़जाने और अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, तो वो फिर दूसरे लोगों को भी नवाजने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। तो फिर कोई महकमा बचेगा नहीं। हर तरह का महकमा जो है वो इस तरह करप्ट और करप्ट तरीन बन जाता है। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, इस्लामाबाद में पेशियाँ भुगत रहे हैं और उनके जो है वो गिरफ्तारी की इतलात थी, लेकिन साजबाज हो जाती है और आपको पता है कि साजबाज होती किससे, उनको जो है वो गिरफ्तार
گرفتار کیے بغیر وہ اب پیشیاں بھگت رہے ہیں. زرداری صاحب کے اوپر ہے، خاص طور پر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے اوپر سپریم کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ اندازہ لگائیے، یہاں ہائی کورٹ میں ضمانت مسترد ہونے کے بعد جب نیب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تو وہاں پر جو ہے وہ جتھے پہنچ گئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ مختلف وزراء پہنچنے لگ گئے، اور خود آپ دیکھیں کہ کس طرح. لیکن یعنی کہ ان کے اوپر اتنے سنگین نوعیت کے کرپشن کے الزامات ہیں کہ عدالتوں سے ضمانت مسترد ہو چکی ہے، لیکن وہ اب کہاں رہ رہے ہیں؟ کاغذوں میں جیل میں، لیکن ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں میں نے ایک بیرسٹر صاحب ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہے، وہ اکثر جب میں سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں تو اکثر مجھے تنقید بھی کرتے ہیں جب آمنا سامنا ہوتا ہے کہ تم بائسڈ صحافت کرتے ہو پیپلز پارٹی کے خلاف. تو اب یہ جب چیزیں سامنے ہوں گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹس ہیں وہ جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. اگر ہم غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں کسی فورم پر لے جائیے، لیکن اگر جو چیزیں حقائق ہیں وہ حقائق یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو قانون میں جو پورٹ فولیو دیا گیا ہے یا ان کو قانونی جو ایک سستنا حاصل ہے تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سراج درانی صاحب. یعنی کہ وہ گھر میں اپنے سب جیل قرار دے کر اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہ قائم مقام گورنر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، اجلاس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. اس طرح سابق اب تو موجودہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بالکل کوئی نہیں ہے، لیکن اب ان کو دوسری بار ان کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے صوبائی وزیر اطلاعات کا. ان کے بارے میں آپ نے خود دیکھا کہ کتنے الزامات تھے، کرپشن کے اوپر کیسز ہیں، ان کی ضمانتیں مسترد ہوئیں، ان کو گرفتار کیا گیا. کس طرح عدالتوں میں ہم نے خود وہاں کور کیا، پورا دن وہاں بیٹھے رہے جب ان کی ضمانت اس وقت کے چیف جسٹس بلکہ ابھی بھی موجودہ احمد علی شیخ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی ضمانت مسترد کی. تو کئی لوگ بھاگ گئے اور شرجیل میمن کو یہاں سے گرفتار کر کے یعنی کہ گھسیٹ کے لے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جیل جانے کے بجائے وہ بھی جناح اسپتال کے VIP وارڈ میں رہتے رہے. اب ان کے اوپر 2 ریفرنسز ہیں کرپشن کی. ان کی پوری فیملی یعنی کہ والدہ، اہلیہ اور بچے بھی اس میں نامزد ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی محکمہ اطلاعات سندھ میں کرپشن اور ایسے ڈمی اخبارات، ایسے ڈمی جو ہے وہ FM ریڈیو اور اس کے علاوہ TV چینلز کو اشتہارات دیے گئے جو کہ بنتے بھی نہیں تھے، وہ بھی اس میں ملزم میں ہیں، اور ریفرنس تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ وہ کنفرم ان کو سزا بھی ہو جاتی، لیکن اب ظاہر ہے جس طرح کا ایک رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد وہ فائدہ اٹھا لیں گے کہ وہ بچ جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر ان کے دوسرے ریفرنس میں پوری فیملی نامزد ہے. آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے میں 1.6 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس ہے. اور محکمہ اطلاعات سندھ میں نہ صرف وہ بلکہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ بھی ملزم کے طور پر نامزد ہیں، اور تیسری انکوائری ان کے خلاف چل رہی ہے. اور اب اسی محکمے میں وہ صوبائی وزیر ہیں. تو اب خود اندازہ لگائیے کہ اب کس طرح وہ کرپشن کو کنٹرول کریں گے، کس طرح ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، اور کس طرح میڈیا ان کے خلاف کوئی ان کے اسکینڈل جو منظر عام پر لائے گا. اگر کوئی ان کے اسکینڈل منظر عام پر لاتا بھی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ نہ صرف صحافی ان کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ پوری ایک رجیم جو ہے وہ خلاف ہو جاتی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. اسی طرح اور بھی کئی وزراء ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے انکوائریاں، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے وہ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ خاص طور پر نبیل گبول ہوں، سراج درانی صاحب کے علاوہ جو نثار کھوڑو صاحب ہیں، منظور وسان ہیں، پیر مظہر الحق صاحب تھے، یعنی کہ پورے نام کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کن کن کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں. اور اس طرح آدھی سے زائد بیوروکریسی بھی کرپشن میں ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پر صوبے میں کس طرح کرپشن کی روک تھام ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر میں ایک اور ویڈیو بتاؤں گا کہ سندھ میں ایمبولینسز ناپائید ہیں، یعنی کہ تقریباً کوئی 6 کروڑ کے لگ بھگ صوبے کی آبادی ہے، اور اس کے بعد پھر ایمبولینسز ایک ایمبولینس جو ہے وہ لاکھوں افراد کے لیے مختص کی گئی ہے، وہ بھی ناکارہ ہے. تو بہرحال اس کی ایک تفصیلی میں ویڈیو دوسری بناؤں گا. تو صوبے کی یہ صورتحال ہے. تو آپ خود بتائیں کہ اب جب ان کی دوبارہ حکومت آئی تو اب انہوں نے نوازنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، جو نوازنے کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منقطع کیا تھا. اب اس کی میں آپ کو تفصیلات بتانے لگا ہوں. خاص طور پر یہ دسمبر 2019 میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس میں پورا انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا BISP کے سلسلے میں. اور انہوں نے کہا کہ ساری معاملے کی نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ جن کی آمدن زیادہ ہے اور وہ مستحق افراد کے زمرے میں نہیں آتے، تو کابینہ نے ان کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو نام ہیں وہ نام نکالے جائیں گے، اور 8 لاکھ سے زائد افراد تھے. اچھا، یہ پروگرام جو ہے 2008 میں پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا غریب، پسماندہ اور خاص طور پر عورتوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے سلسلے میں. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے دور میں یہ پروگرام جو تھا وہ جاری رہا. اس کا جو کس معیار کے تحت ان کو نکالا گیا تھا اس کی تفصیلات جس طرح سامنے آئی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ
जो लोग हैं जिनका इन्फ्रेंस इनका नाम निकाला गया था, वो 8,20,165 अफराद थे जिनके नामों को इस प्रोग्राम से निकाला गया। उनका कहना था कि मुस्तहिक अफराद के ये ज़ुमरे में नहीं आते, और जांच पड़ताल की गई, पूरा जायज़ा लिया गया, और जायज़ा लेने के बाद ये चेक किया गया कि ये तो वो लोग हैं जिनके नामों पर गाड़ियाँ हैं, वो बैरून मुल्क ट्रैवल करते रहे, और उसके बाद फिर उनके कोई ना कोई उनके नाम पर असासे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे थे। और शकूक व शुबहात जब ये सारे सामने आए तो उसके बाद फिर इन्होंने नाम भी निकाला, और ख़ासतौर पर इस प्रोग्राम का नाम भी तब्दील करने के बाद एहसास प्रोग्राम रख दिया था। और उसके बाद फिर सारे ये लोगों को निकाल दिया था। और कई इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सहाफ़ी भी शामिल थे जिनको इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत उनको पैसे दिए जा रहे थे, और ख़ुसूसन ये प्रोग्राम भी ख़वातीन के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अब जो मामला सामने आया है, जिस तरह निशानदेही हुई, सारे डेटे की नादरा से जो डेटाबेस से छानबीन की गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों से और मुख्तलिफ इदारों से जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद ये बात सामने आई कि सारे लोग मशकूक थे, और वफाकी काबीना ने ऐसे लोगों के नाम जो है लोगों के नाम निकाल दिए थे। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो हज, उम्रा या दीगर मामलात के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए, तो उनका नाम भी निकाल दिया था। और उसके बाद फिर 134 प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए थे, और सिर्फ 7 जो प्रोग्राम थे वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके तहत जो चल रहे थे। बाकियों को उनने जो है वो कफ़ालत और ख़वातीन को जो है डिजिटल, और इसके अलावा जो माली सतह पर उनकी जो प्रोग्राम के तहत उनको शामिल किया गया था। कहने का मकसद ये, अब जो है वो नए सिरे से पीपल्स पार्टी की, चूँकि अब इसमें शाज़िया तमरी साहिबा को इसका कंट्रोल दे दिया गया है, तो अब उनकी एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उनका कहना है कि अब जिन लोगों को निकाल दिया था महज इस बुनियाद पर कि उन्होंने गैर मुल्की सफ़र किया है, या उनके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर है, या टेलीफोन का बिल जो है वो एक सतह से ऊपर उनके नाम पर आया है, और उसके बाद फिर उन सब लोगों को दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है जिन लोगों को निकाल दिया था। और उन्होंने खुद कहा कि 8171 पे अपने शनाख्ती कार्ड को जो है वो मैसेज करें, पैगाम करें, और उसके बाद फिर उनका दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो है उनको शामिल किया जाएगा। और अब ऐसे लोग भी जो इस जो पीछे वाला जो प्रोग्राम चल रहा था, एहसास प्रोग्राम, इसमें शामिल नहीं भी थे, तो उनको भी इस प्रोग्राम में जो है वो दोबारा सर्वे करने के बाद गौर किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। और उन्हें यकीन दिलाया कि सबके साथ इंसाफ होगा, यानी कि लोगों के अगर मुंह बंद करने हैं, चाहे वो कौमी ख़जाना ही क्यों ना लूट के जा रहे हों, या ऐसे लोग जो मुस्तहिक लोगों को जब पैसा जाना हो उनको भी ना जाए, और अपने मंजूर नज़र लोगों को नवाजना हो, तो फिर ये तरीक़ाकार है कि इनके पैसे उनको दिए जाएँ। और शाज़िया तमरी साहब के बारे में अगर बताता चलूँ तो तकरीबन 10 साल से उनकी जाली डिग्री, उनकी डिग्री मशकूक है। कराची यूनिवर्सिटी ने भी निशानदेही कर दी है, और उनकी बीए की डिग्री है वो किसी और शाज़िया अता की थी। इन्होंने अपने नाम पर जाली तरीके से जमा कराने के बाद उसमें वो एक टेनवर जो मुस्लिम लीग नून के दौर का ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा टेनवर पूरा कर रही हैं, लेकिन उस केस का अब तक फैसला नहीं हुआ। कई दफ़ा जो है उनके वकील ने अदालत से भी बार बार उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया, जिसमें उनका कहना था कि ये केस सुना जाए, क्योंकि उन्होंने जिससे केस लिया है ज़ाहिर उनके क्लाइंट जो है कि जिनकी डिग्री शायद हमारी इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको वो क्या जवाब देंगे। तो अदालत में काफ़ी उस वक्त जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार किया था, उन्होंने सुनने से इनकार भी कर दिया था। इससे पहले ये फैसला महफूज भी हो चुका है कि डिग्री असली है या जाली है, लेकिन आज तक वो धड़ल्ले से वो सारे काम हो रहे हैं, यानी कि जाली डिग्री के ऊपर वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, जाली डिग्री के ऊपर MNAs MPs भी बन जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और कहते क्या है कि जमहूरियत है, और जमहूरियत शायद ऐसे ख़ानदानों के लिए है कि जो मुसलसल पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं, और असल जो मुस्तहिक लोग थे जिनका ख़ासतौर पर इस एहसास प्रोग्राम के तहत ऐसे ख़ानदानों को जिनको ज़िंदगी में कभी सरकारी सतह पर माली इमदाद नहीं मिली थी, उनको माली इमदाद दी जा रही थी। पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई ज़िला, कोई इलाका ऐसा नहीं था जिनको असल मुस्तहिक जो लोग थे जिनको पैसा नहीं दिया जा रहा था। अब ऐसे लोग जिनको मंजूर नज़र लोग हैं उनको नवाजने के लिए ये प्रोग्राम दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है, और उनको 8 लाख से ज़्यादा लोगों को दोबारा से इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ तो इस दुनिया में शायद पाकिस्तान में गरीब और मुस्तहिक लोगों का कोई इंसाफ ना हो, उनके साथ कोई इंसाफ ना करे। अब अल्लाह से ही तवक्को है कि उनको इंसाफ फराहम करे। बाकी सूरत हाल तो इंतहाई नाजुक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।